वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम आज आपके साथ जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसका पूरा नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंड एएस या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये अभी रिसेंटली रिवाइज हुआ 2020 में, ये अप्लाई हुआ 1 अप्रैल 2020 में। और इंटरनेशनली इसका वर्जन जो आ गया था वो 2018 से, यानी 1 जनवरी 2018 से अप्लाई हो गया था। तो इंडिया में ये ड्यूरिंग कोविड इसको अप्लाई किया गया। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है मेरे हिसाब से बड़ा ही ज़्यादा, जिसे मैं कह सकता हूँ, हमारे फाउंडेशन को, अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का एक टॉपिक है। हालांकि इसके ऊपर से कोई क्वेश्चंस ज़्यादा बनते नहीं हैं। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट जनरली जो क्वेश्चन पूछता रहा है वो पूछता रहा है इन रिलेशन टू स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, या वो इसके ऊपर 2-4 नंबर के एमसीक्यू रिसेंटली उसने पूछे हैं। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये टॉपिक ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एग्जाम के एंगल से कहें तो थ्योरेटिकली इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, बट एज चार्टर्ड अकाउंटेंट ये आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, ये बहुत रेलेवेंट है। तो मैं आपके साथ आज ये टॉपिक पढ़ूंगा। हम इस टॉपिक को इस नज़र से पढ़ेंगे कि एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाए और इस टॉपिक का एसेंस भी हम पकड़ने का प्रयास करें। केवल रॉ थ्योरी के रूप में ना पढ़ें इसे कि ये थ्योरी है, इसको पढ़ना है। देयर मस्ट बी सम रीजंस फॉर इट कि इंटरनेशनली आया और बड़ा बवाल किया इसने, इंडिया में भी आया और उन दोनों में कोविड था तो ज़्यादा बवाल हुआ नहीं यहाँ पर। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इसमें क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो बवाल करते हैं, और इस वजह से एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको क्या पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसके नोट्स मैंने बना रखे हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी इंड एएस, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारे लिए एक किस्म की गीता है। जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस नए आएंगे वो इसी डर्रे पर होंगे। अब जो आएंगे, ऑलरेडी इसके बाद 117 इंड एएस आया था जो इसी ढर्रे पर था। अभी 118 भी आने वाला है जो इसी ढर्रे पर है। वो भी बहुत ज़्यादा, जिसे मैं कहूँ कि फोकस्ड है। वो अपने प्रॉफिट में इबिडा निकालने की बात करेगा, ईबीआईटीडीए निकालने की बात करेगा, यानी वी आर मूविंग टुवर्ड्स एरिया। तो वो उसके सबके कारण ये एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। ये एक और भी काम करने के लिए यूज होता है। हमने कई बार क्लासेस के अंदर आपसे कहा दिस डील्स विद द सिचुएशंस वेयर देयर इज नो इंड एएस। इसका मतलब 1420 से अगर कभी भी किसी सिचुएशन में आप फंस जाएं जब कोई इंड एएस एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये उसको डील करता है। अभी आपको बताऊंगा कैसे। या तीसरा इसका यूज क्या है। तो इसका मतलब 3 यूज आपको पता चल जाने चाहिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के। पहला तो नए इंड एएस इस पर बेस्ड डेवलप होंगे, जहां पर आपका इंड एएस कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, उन सिचुएशन को ये डील करेगा। और थर्ड, आपके एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में कहीं कंफ्यूजन है। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो ये कुछ नहीं करेगा। कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई अंडरस्टैंडिंग का चैलेंज है, तो आप इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से उस स्टैंडर्ड को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसका ना ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन करके हम किसी स्टैंडर्ड में अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि इसको ऐसे करें कि ऐसे करें, तो ये उसमें दुविधा को समाप्त करेगा। ओके, मैं सबसे पहले इसे बात करता हूं। ये लिखा है डील विद द सिचुएशन वेयर देयर इज नो इंड एएस। तो जहां एक इंड एएस नहीं होगा तो आप कहां घिरे होंगे। कोई भी सिचुएशन बना लो। हम लोगों ने अपनी क्लासों में कई बार बताया कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को अप्लाई करेंगे क्योंकि वो सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर मान लीजिए किसी जगह आप घिर जाते हैं तो आपके पास सबसे पहला सवाल तो यह आएगा कि वो आइटम हमारे लिए एसेट लायबिलिटी है कि नहीं है। तो देयरफॉर देखो, आपको उन्होंने एसेट लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और इक्विटी की डेफिनेशन दे रखी है। तो मैं कहीं पर भी आपसे कहूं कि साहब ये हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा, तो आपके पास वो एसेट के रूप में आएगा कि लायबिलिटी में। भाई जिस आइटम की आप बात कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका कोई एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो कहां ले जाएं उसको। तो ऐसी स्थिति में अपने पास हमने कहा, जैसे आपने पढ़ा था K9 या सर्कस के जानवर, तो ये सर्कस के जानवर अब आप कहां लेकर जाएंगे। कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं उसके लिए। वो बायोलॉजिकल एसेट्स के अंदर कवर नहीं होता हमारे पास। बायोलॉजिकल एसेट तो है लिविंग एनिमल का, लेकिन 41 के स्कोप से बाहर हो जाता है। वो हेल्ड फॉर सेल में नहीं आते हैं।
ठीक है, जिस वजह से हमारे पास ये, अब वो सर्कस के जानवर एसेट हैं कि नहीं है, ये डेफिनेशन लगाकर हम देखेंगे, और अगर ये डेफिनेशन हमारे पास फेल हो गई तो वो एसेट ही नहीं होगा। यूर अंडरस्टैंडिंग? फिर वो खर्चे की डेफिनेशन लगाकर चेक करेंगे, वो खर्चे में आएगा, या वो इक्विटी की डेफिनेशन लगा के। तो जिन मुद्दों पर भी इंड एस नहीं है, हम ये आइटम पकड़कर उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एसेट है कि लायबिलिटी है। तो ये वो पैराग्राफ है जो आपको, जब कोई इंड एस के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं कवर्ड होता है तो हम इस तरह से उसको चेक करते हैं। अब किसी भी चीज को, अगर मान लो सर्कस के हाथियों की बात करें तो क्या वो एसेट है कि नहीं है, तो जवाब बनेगा हां। अगर वो एसेट हाथी है तो फिर सवाल उठेगा उसकी रिकॉग्निशन कंडीशंस कौन सी होंगी, क्योंकि आपने रिकॉग्निशन कंडीशन भी तो जाननी है। तो रिकॉग्निशन कंडीशन भी स्टैंडर्ड ने दे रखी है कि भाई ये रिकॉग्निशन कंडीशंस होती हैं और ये डी रिकॉग्निशन कंडीशंस होती हैं। तो यानी कि आप किसी भी चीज को जब लेते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड की तरह काम कर रहा है। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक स्टैंडर्ड के रूप में डील करता है। फिर बारी आती है, सर इसको मेजर कैसे करेंगे, हाथियों को मेजर कैसे करेंगे? तो मेजरमेंट के भी बेसिस बता रखे हैं कि साहब आप मेजरमेंट कैसे कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, डिस्क्लोजर क्या क्या देंगे अपने पास। तो मुझे बताइए, क्या इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में किसी भी चीज को जो किसी स्टैंडर्ड में कवर्ड नहीं है, क्या इससे उसका जवाब मिल सकते हैं? हां। ऐसे ही किसी भी स्टैंडर्ड को जो एग्जिस्ट करते हैं, कहीं कंफ्यूजन है कि साहब इसका मेजरमेंट कैसे करें, या आपको कंफ्यूजन है कि इसके अंदर में रिकॉग्निशन कैसे करें, या कंफ्यूजन है ये एसेट लायबिलिटी है कि नहीं है, तो इनको आप यूज करके उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। यूर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? एक और भी चीज इसमें कवर्ड है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल। ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होता है इंडिया कंटेक्स्ट में, ये जो हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज होती हैं उनके कंटेक्स्ट में आता है। लेकिन क्या होता है ना, अब चूंकि वो वाला स्टैंडर्ड तो हमारे कोर्स में नहीं है, जो हमारा इंडिया से 29 है वो हमारे लिए तो रेलेवेंट नहीं है। तो पॉइंट ये उठता है कि फिर इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं। ये हम अपने पास, अब क्या ना, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का पार्ट है तो पढ़ना पड़ता है। और मजे की बात है, इसके ऊपर एक दो बार इंटरमीडिएट में भी क्वेश्चन पूछ लिए थे और सीए फाइनल भी क्वेश्चन पूछ ली जाती है। सर इंटर में भी पूछ लिए, भाई इंटरमीडिएट में भी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनका भी तो एक फ्रेमवर्क है, तो वहां पर भी ये वाला पार्ट सिमिलर है, ये वाला पार्ट, बाकी सारा डिफरेंट है, ये पार्ट वहां पर भी सिमिलर है। इसलिए आप अपने पास वहां पर भी फाइनेंशियल कैपिटल और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट देखते थे। वो हालांकि केवल हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज के अंदर अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई नहीं होता है, लेकिन हम वो भी चर्चा आज आपके साथ यहां करेंगे। ये जो आपके पास चीजें हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये फॉर्म है, ये भी पढ़ने बड़े मुझे लगता है कि रेलेवेंट है एज चार्टर्ड अकाउंटेंट की। ये क्या है? तो हम अपने पास इनको आज पढ़ेंगे। अपने पास जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमारी बुक के क्वेश्चंस हैं, ये मार्क्ड हैं। हम उसको आपको साथ साथ में दिखाएंगे और ये टॉपिक को ट्राई करेंगे कि आप अच्छे से समझ जाएं, ताकि आपके एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो अगर मान लो क्वेश्चन आए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के यूजेस क्या है, तो यूजेस हमने सबसे ऊपर लिख दिए, इसके 3 यूजेस हैं। ओके, अप्लाई कब से होता है? 1/4/20 से अप्लाई होता है। सबसे पहली बात तो आती है कि साहब इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, ये ऑब्जेक्टिव में ही आपके पास कुछ चेंजेस हैं। पुराना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो था, जिसका नाम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था ही नहीं, उसका नाम फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था, उससे इसमें कुछ अंतर है। नंबर 1, पहले तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर। अब इस बात को कोई पढ़ता है तो कहेगा साहब ये तो बड़ी सिंपल लाइन है, ये तो रटने वाली ही है, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम कहें कि हाँ इसके अंदर भीतर जाने की आवश्यकता है। देखो, यूजर, जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या बोलते थे? यूजर के अंदर बड़े सारे आते थे, गवर्नमेंट भी आती थी, सप्लायर भी आते थे, कस्टमर भी आते थे, एम्प्लॉय भी आते थे, इन्वेस्टर भी आते थे, क्रेडिटर भी आते थे, शेयर होल्डर भी आते थे। लेकिन जानते हो, अब जो 1/4/20 से आया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, उसमें सिर्फ 3 यूजर्स हैं, इन्वेस्टर, लेंडर
और अदर क्रेडिटर्स। तीनों वो हैं जिन्होंने पैसा कंपनी को दे रखा है। इसका ना इन्वेस्टर ने भी पैसा एज अ शेयर होल्डर लगा रखा है, लेंडर ने लोन दे रखा है, क्रेडिटर ने उधार दे रखा है। कह रहा आप उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। इसी बात से ही बुराई शुरू हो जाती है कि अब हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को थोड़े सामाजिक नेटवर्क से बाहर निकाल करके इन्वेस्टर ड्रिवन कर रहे हैं। दीज आर द कंट्रोवर्सीज। मतलब हम सामाजिक दृष्टिकोण में देखो, हमने आदमी कम कर दिए, हमने काम बना ही नहीं रहे एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय के बारे में कुछ ज्यादा बातें लिखने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, एम्प्लॉय के बारे में वो बातें लिखनी जरूरी है जो इन्वेस्टर को चाहिए, वो बातें लिखनी जरूरी है जो इन्वेस्टर के चाहिए। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर कैपिटलिस्ट सिस्टम। हम और कैपिटलिस्ट होते जा रहे हैं, हम सोशलिज्म को छोड़ रहे हैं, हम कम्युनिज्म को छोड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं वी आर मोर नाउ कैपिटलिस्ट। हमको अपने पास सिर्फ और सिर्फ हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन लोगों के लिए बनाए जाते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज द कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट, ठीक है। बट आपको क्या ना, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ही कि हाँ अच्छा ठीक है कि ये बारीकियां आपको पता चल रही। इन तीनों को भी वो इंफॉर्मेशन देनी है जिससे वो अपना डिसीजन रखें कि मेरे को इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना है कि नहीं, या लेंड करना है कि नहीं, या जो क्रेडिटर है मेरे पास मैं अपना पैसा रखूं या बाहर निकाल लूं। यानी इस तीनों का तीनों अपने पैसे को लेकर, अपने इन्वेस्टमेंट और डेट को लेकर अपने फैसले कर सकें, या इन्वेस्ट कर रहे हैं या डेट दे रहे हैं, उन लोगों को भी अपने पास ध्यान रखो। ऐसी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। ओके, ये पहला एस्पेक्ट है। और इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है? इंफॉर्मेशन के बारे में दो बातें हैं, जो है कि एंटिटी के कौन कौन से संसाधन है, रिसोर्सेज क्या हैं, कंपनी क्या कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब हम लोग अपने पास अब कंट्रोल के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि ये कंपनी के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। इसलिए हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं कि उसके कंट्रोल में क्या क्या है, और रेलेवेंट एंड फेथफुल इंफॉर्मेशन देंगे। ऐसा मैं अभी दोबारा चर्चा करूंगा। तो मुझे ये बताइए, इंफॉर्मेशन जो होगी वो किसकी होगी? अबाउट द रिसोर्सेज, नेट एसेट्स। जो इंफॉर्मेशन होगी वो फेथफुल होगी और वो रेलेवेंट होगी। अभी हम इसको समझेंगे, रेलेवेंट और फेथफुल को क्या, और किन लोगों के लिए होगी। इन लोगों के लिए होगी। अब एक और सवाल उठता है कि सर ये यूजफुल इंफॉर्मेशन जब हम बोलते हैं तो यूजफुल में भी कौन सी इंफॉर्मेशन को माना जाता है? एसेट्स के बारे में भी क्या चीज, एसेट्स के बारे में भी, या नेट एसेट्स के बारे में भी क्या चीज? वो बातें जो डील करती हैं कि जिससे हमारा इन्वेस्टर पता लगा सके कि कितने के फ्यूचर कैश फ्लोज की एबिलिटी है एंटिटी की जनरेट करने की। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ सिचुएशन, टुवर्ड्स एन एनवायरनमेंट जहां पर हम कह रहे हैं साहब इन्वेस्टर ठीक से अनुमान लगा सके उस रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन से कि कितने के फ्यूचर में कैश फ्लोज आ सकते हैं, उसका अमाउंट क्या होगा, उसका टाइम क्या होगा, उसमें कोई अनसर्टेनिटी क्या होगी, रिस्क कौन से होंगे। क्योंकि क्या ये सारे कैश फ्लो की प्रिडिक्शन इन्वेस्टर को चाहिए? हां, इसका मतलब हमारे इंडियस उसकी तरफ जा रहे हैं। जानते हो जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड हैं अभी उनमें तो ये बदलाव आया नहीं है, लेकिन 1-4-20 से जो स्टैंडर्ड बनाए जा रहे हैं वो इस दृष्टिकोण से बनाए जा रहे हैं। और ग्रेजुअली जो अमेंडमेंट्स आएंगी जो आपके एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में है वो धीरे धीरे इसी दृष्टिकोण पर, इनकी वजह से आ रही होंगी। ओके, तो मैंने आपसे कहा यूजफुल इंफॉर्मेशन वो है, एक तो हमारे कैश फ्लोज को लेकर कि हम ऐसी बातें लिखें कि साहब कैश फ्लो का क्या इफेक्ट है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, मैनेजमेंट स्टीवर्डशिप, कि आपको वो इंफॉर्मेशन देनी है कि मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट रही, कितनी इफेक्टिव रही मैनेजिंग दोज रिसोर्सेस। तो आप पता नहीं आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि मतलब हम लोग अब आज की डेट में पूरा इन्वेस्टर ड्रिवन हो चुके हैं। हम कहते हैं इन्वेस्टर के लिए क्या जानकारी है, उसी के लिए कैश फ्लो बताएंगे ताकि दिक्कत ना रहे, उसी के कंटेक्स्ट में उसकी मैनेजमेंट की स्टीवर्डशिप बताएंगे, कितनी एफिशिएंट मैनेजमेंट है। और ये जानकारी निकालेंगे कहां से? उसके नेट एसेट्स में से जानकारी उसको निकाल कर देंगे जो कि बिल्कुल रेलेवेंट होगी और फेथफुल होगी, और इन लोगों के लिए काम करेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव है।
कहीं पर भी इसका कोई एमसीक्यू बने तो मुझे उम्मीद है आपकी इतनी चर्चा से बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप दे पाओगे कहीं पर भी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कंट्रोवर्शियल पार्ट है जिसे हम कहें, फिर से कंट्रोवर्शियल तो नहीं बोलूंगा मैं, जिसको हम बोलेंगे कि रेलेवेंट पार्ट है। वो क्या है? एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसका नाम है कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स। इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, पुराने वाले में नहीं था, यहां डाल दिया गया कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स। देखो ये भी मुझे क्या दिखता है, इसमें भी कैपिटलिज्म दिखता है। कह रहा है उस इंफॉर्मेशन पे उतना ही टाइम लगाओ, उतनी ही कॉस्ट लगाओ जितना रेलेवेंट हो। मतलब ये कि एक इंफॉर्मेशन मान लो ज्यादा रेलेवेंट नहीं है इन लोगों के लिए, कहता है कॉस्ट मत लगाओ उसके ऊपर, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। कॉस्ट कंस्ट्रेंट के ऊपर वो कहता है कॉस्ट एक इफेक्टिव कॉस्ट होती है, संस्था की कॉस्ट है। आप देख रहे हैं इसके अंदर भी पैसा आ गया, कॉस्ट कंस्ट्रेंट में भी पैसा आ गया। कह रहा है दो लोग पैसा खर्चते हैं, एंटिटी इस इंफॉर्मेशन को निकालने में और यूजर उसको एनालाइज और समझने में। और यूजर पब्लिक तो है ही नहीं बेचारी, इन्वेस्टर ही है प्रैक्टिकली, बड़े बड़े धनाढ्य, वो उनका भी तो खर्चा हो रहा है। कह रहा है आप फालतू बकवास जो देते हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, जो उनके काम की नहीं है, आपका भी टाइम खराब होता है, जिससे कंपनी की वैल्यू और वर्थ रिड्यूस होती है, और उनका भी टाइम खराब होता है। देयरफॉर अप्लाई कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स। वही इंफॉर्मेशन लेकर आओ जो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मैच करती हो, कि वो इंफॉर्मेशन इतनी रेलेवेंट है कि हम इतनी कॉस्ट खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब हम अपने पास जो बेनिफिट मिलेगा उस इंफॉर्मेशन से, वो हमारी कॉस्ट को जस्टिफाई करे। कॉस्ट किस तरह की हो सकती है भाई? कंपनी अपने यहां करती है तो प्रोसेसेस बनाती है उस कॉस्ट को ढूंढने के लिए, उसका ऑडिट करती है, उसकी रिपोर्टिंग करती है। वो कह रहा है ये सब कॉस्ट है, इसलिए आप फालतू बकवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर आपके पास हमारे इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 5। हालांकि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो आपके पास है वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने और ये एग्जाम में आया हुआ है, तो ये कह रहा है जी हमारे पास कि हम अपने पास एक शॉर्ट नोट लिखे ऑन द कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स ऑन यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, तो आपको ना मुख्य रूप में दो तीन बातें बतानी है। एक तो ये बतानी है कि कॉस्ट कौन कौन इनकर कर रहा है, यूजर भी कर रहा है और कंपनी भी कर रही है। दूसरी बात आपने बतानी है कि इस कॉस्ट को इनकर किस रूप में किया जाता है, प्रोसेसेस में, ऑडिट में, रिपोर्ट्स में। और तीसरी बात बतानी है कि ये इंफॉर्मेशन की कॉस्ट बेनिफिट मैच कराओ, यानी द कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन शुड हैव द बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट कम है तो डोंट इनकर दैट कॉस्ट। यू आर अंडरस्टैंडिंग? तो ये हमारे पास इस तरह से सवाल बन सकते हैं जो आपसे पूछ सकता है। रोल ऑफ कॉस्ट, कहता है कॉस्ट हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो चलो वैसे बोल दिया, कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिस ऑफ कॉस्ट, कहता है दो लोग कॉस्ट खर्च कर रहे हैं तो ध्यान रखें इसमें आलतू फालतू नहीं कॉस्ट खर्च करनी। बीच में आईसीआई क्यों लिखा है? बिकॉज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आईसीआई ने निकाला, पीछे से आईएएस भी था, इंडिया में आईसीआई ने इसे रिलीज किया है। और फिर वो कहता है कॉस्ट पर्सपेक्टिव, अगर मान लो आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा तो रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं, अपने शब्दों में लिखना है आपने, इसे लर्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए दिमाग ना खराब करें। अच्छा, एक वर्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इस सवाल में ऐड कर रखा था, इसका मतलब ये 3-3 नंबर के दो पार्ट थे। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आपके इंडिया 37 में आता है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अनपरफॉर्म्ड होते हैं, यानी कि जो पार्शली परफॉर्म्ड है या परफॉर्म्ड ही नहीं है, जहां दोनों पार्टीज ने या तो काम बराबर बराबर कर रखा है या कर ही नहीं रखा है, इन्हें बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं अगर दोनों ने परफॉर्म नहीं किया, और अगर दोनों ने परफॉर्म पार्शली कर रखा है तो इनके ऊपर रिकॉग्निशन कंडीशन लगाकर हम एसेट और लायबिलिटी दोनों रिकॉग्नाइज करते हैं। बाकी इसके ट्रीटमेंट्स अलग अलग स्टैंडर्ड्स में आ जाते हैं, इसके कुछ ट्रीटमेंट 109 में भी आता है, कुछ 37 में भी आता है, तो आप उसके कंटेक्स्ट में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन 2-2.5 नंबर में खाली इतना बता दें कि एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं। आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं है, या तो दोनों ने नहीं किए या दोनों में से दोनों ने कुछ कुछ पार्ट कर रखा है, तो उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। और इसकी आउटकम हमें भी पता नहीं चल रही कि क्या होगा, और उसकी रिकॉग्निशन करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपने शब्दों में इसको लिखने का प्रयास करें, हालांकि वो स्टैंडर्ड का पॉइंट नहीं था लेकिन आ गया, ठीक है। तो ये बीच में थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, तो मैं इसको दोबारा से चालू कर दिया, ठीक है। इससे आपके पास वो जो चीज आ रही थी बीच में अब ठीक हो जाएगी।
दूसरा क्वेश्चन जिसके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट के पास आए हुए हैं, जिसमें से मोस्ट रिसेंटली इस मई में या नवंबर में भी क्वेश्चन आया था, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वर्ड देखें, इंफॉर्मेशन बोल रहा हूं, इट इज नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी जो भी आप लिखते हैं उसके बारे में क्या क्या गुणवत्ताएं होनी चाहिए। तो देखो, दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक का नाम रखा फंडामेंटल क्वालिटीज। ध्यान दें, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर फंडामेंटल क्वालिटीज, तो ये दो लिखनी है। व्हाट आर इनहेंसिंग क्वालिटीज, तो आपने ये 4 लिखनी है। इसका मतलब हमारे पास ये लो, ये 4 दिख नहीं रही थी, तो आपने ये 4 लिखनी है। तो आप अपने पास इस प्रकार से इनके बारे में लिखेंगे और कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। फंडामेंटल क्वालिटीज कौन कौन सी हैं? 2। साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल क्वालिटीज, इसी पर बेस्ड इंड एस बना हुआ है और यही बाद में रिकॉग्निशन कंडीशन बन जाएंगी। ये देखो, जब आपको कहा जाएगा ना रिकॉग्निशन कंडीशन, तो अब रिकॉग्निशन कंडीशन यही 2 होंगी कि ये रेलेवेंट होना चाहिए और फेथफुली रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। तो यहां पर भी यही है कि फंडामेंटल क्वालिटी क्या है? ये रेलेवेंट होना चाहिए और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो दीज आर द फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन that you are going to present in the financial statements। जो भी आप इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स में देने जा रहे हो, उनमें ये 2 फंडामेंटल क्वालिटीज होनी चाहिए। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलेवेंस? रेलेवेंस को उन्होंने 3 भागों में बताया, मतलब थोड़ा मैकेनिकल कर दिया। कह रहा रेलेवेंट वो है जो मटेरियल है, इमटेरियल इज नॉट रेलेवेंट। रेलेवेंट वो है जिसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू है। प्रिडिक्टिव वैल्यू का मतलब होता है जिससे कोई व्यक्ति प्रिडिक्ट कर सकता है हाउ विल बी द फ्यूचर, हाउ विल बी द कैश फ्लोज इन फ्यूचर, हाउ विल बी द बेनिफिट्स ऑफ दैट एसेट और लायबिलिटीज इन द फ्यूचर। हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव वैल्यू। और वो इंफॉर्मेशन जो फ्यूचर को लेकर के है वो रेलेवेंट है। बात समझ में आती है? तो योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट हैव रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। समझ में आ गई? मटेरियल होनी चाहिए, या फिर प्रिडिक्टिव वैल्यू होनी चाहिए, या फिर उसकी वैल्यू पास्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। कंफर्मेटरी वैल्यू बोलते हैं उसको। पास्ट में कुछ हुआ था, आप उसे कंफर्म कर रहे हैं। भाई हमारी सेल इतनी हुई, उसे कंफर्म कर रहे हैं। रिपोर्ट तो ऑलरेडी भी क्वार्टरली में कर रखा है, बट हम उसको वहां पर कंफर्म कर रहे हैं। हम अपने प्रॉफिट को वहां कंफर्म कर रहे हैं कि साहब ये प्रॉफिट हो गया। इसे बोलते हैं कंफर्मेटरी वैल्यू। यानी व्हाटएवर हैज हैपेंड इन द पास्ट, that information must be given. What will happen in the future, that is predictive value, that must be given, and whatever is material should be given. ये सारे को बोलते हैं relevant information। अगर मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन इन तीनों दायरों में नहीं आती है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है उसको, वो बेकार की इंफॉर्मेशन है। और दूसरा होता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो चीज आप लिख रहे हैं वो सच होनी चाहिए। अब इसको भी बोलते हैं सच का मतलब क्या? वही पुराने इंटर वाले की सब्सटेंस ओवर फॉर्म पर सच की बात हो, इसमें कोई एरर्स ना हो, ये न्यूट्रल हो। ध्यान दें, प्रूडेंट नहीं बोला, न्यूट्रल हो। क्या हम लोगों ने प्रूडेंस छोड़ दिया? हम लोगों ने प्रूडेंस, अब इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को जब पढ़ते हैं तो वी आर नाउ नॉट सेइंग कि हमको प्रूडेंट होना है, हमको अब न्यूट्रल होना है। द न्यू वर्ड फॉर प्रूडेंस इज न्यूट्रल। इसका मतलब देयर आर इंस्टेंसेस वेयर वी आर प्रूडेंट बट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यूट्रलिटी। यानी कि और आने वाले 5-10 सालों में आप पाएंगे कि वर्ड प्रूडेंस गायब हो जाएगा। हम फेयर वैल्यू मेजरमेंट का जमकर प्रयोग करेंगे क्योंकि हम न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहे हैं। वी आर क्या है? न्यूट्रल होते जा रहे हैं। तो मैंने कहा जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो कैसे हो सकती है फेथफुल? नंबर 1, वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म पर बेस्ड होनी चाहिए, और वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म में होने के साथ साथ एडिशनली कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम एरर्स होनी चाहिए। बस इसको आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे पास 2 फंडामेंटल क्वालिटीज हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखना पड़ जाए तो ये बातें लिखनी है, इसके बारे में लिखना पड़ जाए तो ये 3 बातें लिखनी है। इनहेंसिंग क्वालिटीज जो है ये 4 हैं। इनहेंसिंग मतलब यह कि ठीक है भाई फंडामेंटल ठीक है, उसके ऊपर भी कुछ बातें हैं जो आपको अगर मिल जाए तो बात बल्ले बल्ले हो जाए। आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन
मैं स्टेटमेंट वर्ड ही नहीं बोल रहा, कौन सा वर्ड बोल रहा हूं? इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए ये कंपेरेबल होनी चाहिए। इसका मतलब ये आप अपने पास इंफॉर्मेशन जब भी दें पास्ट के साथ में दें, कंसिस्टेंटली दें, ताकि कोई भी आदमी उसके साथ कंपैरिजन कर सके कि पास्ट में क्या था और ये कैसा है। वैसे इसका यूजर इन्वेस्टर को ही है, क्योंकि वो इन्वेस्टर अल्टीमेटली उसे ट्रेंड बनाता है और अपने पास अपने आप को प्रिडिक्ट करने का प्रयास करता है। वो वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए, दोगली बात नहीं होनी चाहिए। वेरीफाइबिलिटी का मतलब है कोई भी उसको रीड करे तो एक ही मतलब निकलना चाहिए, ऐसा ना हो कि उससे दो दो तीन तीन मतलब निकल रहे, ऐसी अंग्रेजी ना लिखे, ठीक है। ऑब्जर्वर शुड रीच द सेम कंक्लूजन, इसे बोलते हैं वेरीफाइबिलिटी। ये नहीं, वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग डिलेड ना दें, बिल्कुल टाइम पर दें, क्योंकि अल्टीमेटली डिलेड देने से वो इंफॉर्मेशन अपनी वैल्यू लूज कर जाती है। और आखिरी में वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसको पाई चार्ट या और डायग्रामेटिक तरीके से बना करके प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको उसमें ज्यादा अंग्रेजी नहीं झाड़नी है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड मानता है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो रैशनल हैं। इसका अंदर आपने वहां पर ये नहीं दिखाना है कि हाँ मैं इसको अंग्रेजी का मीनिंग भी बताऊं, एक लाइन को घुमा घुमा कर एक्टिव में पैसिव में समझाऊं इन लोगों को, क्योंकि गरीब लोग हैं समझ नहीं पा रहे। कह रहा कोई गरीब नहीं है, सारे के सारे कौन है? सब रैशनल लोग हैं, और वो जो पैसा लगा के बैठा है सब रैशनल ही है। तो इसका मतलब ये सब क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। तो इस पर भी आपके पास क्वेश्चंस भी हैं, और इसके ऊपर आपके पास ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी हमने बात कर ली। क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी, कह रहा है करेक्टरिस्टिक्स बताओ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। देखो ये क्वेश्चन 6 नंबर का आया 2023 में। 6 नंबर हमारा रैंक ऊपर नीचे करने में सक्षम है इसका ना। और इसमें आप कोई बकवास नहीं लिख सकते, आपको यही सब चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। रेलेवेंस को समझाना पड़ेगा क्या है, फेथफुल को समझाना पड़ेगा क्या है, और जो मैंने आपको पॉइंट बताए अगर आप उनके इन कंटेक्स्ट में बातें लिखते हैं तो वही आपके पास चलेगा। तो ये 6 नंबर का सवाल आता है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। जनरली ये चैप्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सब कहते हैं अरे यार पता मेरे तो खून में दौड़ रहा है। अरे भाई तुम्हारे खून में ये नहीं दौड़ रहा है, ओके, यू विल हैव टू डू इट अगर आप इसको रियल में करना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 6 था, 7वां था मई 2023, 6 नंबर का, जिसमें उसने पूछा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में बताइए कि साहब इसके अंदर हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वही लिखना है आपने। इसने केवल किसके बारे में पूछा है? इसने सिर्फ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछा, तो वही 4 बातें बता दी उसने कि ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए और फ्री फ्रॉम एरर होना चाहिए। ये एमटीपी का सवाल है, चलो छोड़ो एमटीपी की आप इज्जत नहीं करते। हाउ कैन वन इनहेंस द यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये इनहेंसिंग क्वालिटीज के बारे में बात कर रहा है। ये भी 4 नंबर का सवाल है कि ये कंपेरेबल होने चाहिए, वेरीफाइबल होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे पास और कौन सा पॉइंट आ सकता है? देखो ये नवंबर 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा, नवंबर 2024, ठीक है। उसके बाद तो पेपर आएगा ना मई 25 में, तो उसके अंदर भी उसने पूछा है इनहेंसिंग क्वालिटीज बताइए कौन कौन सी है। तो इसका मतलब वही सब चीजें बार बार पूछ रहा है। तो वो जो आपने पढ़ा वो आप समझ लें कि आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, यानी इस चार्ट से आपका पूरा काम हो जाता है। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन छापी कहां जाती है, कहां प्रिंट होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। और ये इंफॉर्मेशन किसके कंटेक्स्ट में होती है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस के कंटेक्स्ट में होती है। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट्स आप बनाएंगे ये हमेशा गोइंग कंसर्न पर होने चाहिए। ये बात आपको अच्छे से पता है। अगर गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है इंड AS 1 में, तो इंड AS 1 अपनी बात बताता है कैसे करना है। और आप हमेशा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स को देंगे, क्योंकि इन्वेस्टर को उसी से समझ में आएगी, सेपरेट से नहीं आएगी। सेपरेट वाले बनाते रहो, सेक्शन 129(3) की वजह से बनते हैं, लेकिन आपके लिए रेलेवेंट जो है वो यही वाले माने जाएंगे। यानी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने भी कंसोलिडेटेड पर आकर मोहर लगा दी। अब बारी आती है साहब एक और झगड़े की कि साहब हमारे पास ये 4 या 5 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, जिनमें से 2 डेफिनेशंस को बदल दिया गया पुराने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। पुराने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का नाम फ्रेमवर्क था खाली,
उसमें और इसमें दो एस्पेक्ट्स में चेंज हो गया। एक तो हमारे एसेट्स की डेफिनेशन में और एक लायबिलिटी की डेफिनेशन है, बाकी डेफिनेशन वैसी ही है। एसेट की डेफिनेशन को आप जो पुराने जमाने में पढ़ते थे, इवन इंडियस 38 में भी एसेट की डेफिनेशन दी हुई है। हालांकि बीच में हमारे एसेट्स की डेफिनेशन और कहीं नहीं आती है, इंडियस 38 में एसेट की डेफिनेशन आती है और एक हमारे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आती है, और दोनों एसेट की डेफिनेशन में कन्फ्लिक्ट है। ये रीसेंट है, इंडियस 38 पुराना वाला है, ये पुरानी डेफिनेशन को रखता है, इसीलिए इसके ऊपर आपके पास विवादित मुद्दा आ जाता है कि भाई किसके एसेट को ठीक माने, 38 वाले को ठीक माने कि इसको माने। तो अल्टीमेटली हम तो कहेंगे साहब, अगर मान लो इंडियस 38 पढ़ रहे हो तो 38 वाली ही डेफिनेशन चलेगी, लेकिन अगर मान लीजिए अदर देन दैट कहीं पढ़ते हो तो फिर आपके पास ये वाली डेफिनेशन चलेगी। और आने वाले समय में जब ये इंडियस 38 बदलेगा या और जो बदलेंगे तो उनके अंदर हमारे पास यही डेफिनेशंस आएंगी जो आपके पास यहां लिखी हैं। क्या लिखा है इसकी डेफिनेशन में? एसेट में बोला गया ये प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है। प्रेजेंट मतलब है इकोनॉमिक रिसोर्स, फ्यूचर का नहीं, है कोई ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स जो कि कंट्रोल्ड बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। कंट्रोल्ड का मतलब होता है एबिलिटी टू डायरेक्ट, यानी हमारे पास डायरेक्ट करने की पावर है। तो मैंने कहा हम कोई प्रेजेंट करते हैं, हमारे पास हम आज की डेट में एग्जिस्ट करता है कोई इकोनॉमिक रिसोर्स, तो ये आपकी डेफिनेशन का पार्ट हो गया एक, कि हमारे पास एक इकोनॉमिक रिसोर्स होना चाहिए जो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड होना चाहिए एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। एक और भी चीज होती थी, वो हटा दी गई। पहले हम बोलते थे जिससे हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट कर सकते हो, वो बंद कर दिया गया। हम इसको मेजर कर सकते हो, बंद कर दिया गया। वो कहता है एसेट के अंदर ये बातें बताने की जरूरत ही नहीं है, एसेट एक इकोनॉमिक रिसोर्स है। अब इकोनॉमिक रिसोर्स को उसने बताया जिसमें पोटेंशियल है टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी कि हमारे एसेट में ही इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोड्यूस होंगे। मान लीजिए आपके पास सर्कस का हाथी है, तो ये कोई इकोनॉमिक रिसोर्स है, मतलब क्या हाथी में कोई पोटेंशियल है जिससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोड्यूस कर सकता है। ये नहीं बोल रहा कि द बेनिफिट मस्ट फ्लो टू यू। क्या हाथी में पोटेंशियल है कि इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकता है? द आंसर इज यस। बात खत्म। इसका मतलब हाथी एसेट बन गया क्योंकि उसके वो एक इकोनॉमिक रिसोर्स है। वो हाथी क्या मेरे कंट्रोल में है? मेरे पास एबिलिटी टू डायरेक्ट है। द आंसर इज यस। ये कंट्रोल कहां से आना चाहिए? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। मैंने वो हाथी खरीदा था इसलिए मेरे पास कंट्रोल आ गया, या मैंने वो हाथी को कहीं जेल कहीं से मैंने लिया था तो मेरे पास आ गया। ओके, समथिंग वी डिड इन द पास्ट जिस वजह से कंट्रोल आ गया। ओके, ऐसा नहीं कि हाथी सड़क पर जा रहा है, आपने कहा हाथी मेरा एसेट है तो आपके पास वो कंट्रोल आ गया, केवल उसके गले में जंजीर डालने से नहीं, आपके पास कोई कारण था कि आपने जंजीर डाल रखी है उसको। तो इसका मतलब ये आपके लिए हाथी मेरा साथी क्या बन गया? वो एसेट बन गया। कंट्रोवर्सी ये कि वो बेनिफिट हमें फ्लो होंगे कि नहीं होंगे, ये तो आजकल हम चेक ही नहीं कर रहे। इस कंडीशन में तो चेक ही नहीं कर रहे कि क्या उसके बेनिफिट मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हमने तो सिर्फ ये कहा जिसमें पोटेंशियल है कि बेनिफिट दिला दे, यानी जो पोटेंशियल है कि वो बेनिफिट जनरेट कर सकता है। मुझे वो बेनिफिट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं। मान लो राम के घर के ऊपर या राम के पास एक मकान था, उस मकान पर किसी बदमाशों ने कब्जा कर लिया है, तो क्या पुराने जमाने में आप उसको एसेट बोलते थे? बोलते थे नहीं 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 साहब, ये तो आपके पास बेनिफिट इसका फ्लो ही नहीं कर सकता है। अब आजकल हम बोलते हैं कि साहब क्या उस प्लॉट में इकोनॉमिक रिसोर्स है, यानी पोटेंशियल टू प्रोड्यूस बेनिफिट है? द आंसर इज यस। अगर आपके कंट्रोल में है तो ये एसेट है, अन्यथा नहीं है। हम सिर्फ ये देखते, द डेफिनेशन हैज बीन मोर ऑफ, जिसे मैं कहूं शॉर्टेंड, सिंप्लीफाइड। यहां पर हमको कोई देखने की जरूरत नहीं है कि क्या इसके बेनिफिट हमें फ्लो होंगे कि नहीं होंगे, क्या इसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपको यहां कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। लायबिलिटी में भी उन्होंने लिखा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी।
प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिससे आप बच नहीं सकते, उसे बोलते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जिसमें आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे रिसोर्सेज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। कुछ पास्ट में आपने ऐसा किया है जिस वजह से आपको रिसोर्सेज कुछ ट्रांसफर करने पड़ेंगे फिर से, विच कैन बी मेजर्ड को हटा दिया गया। तो ये दो जगहों पर मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। हमने कहा कोई मतलब नहीं मेजरमेंट का, एसेट देखो बेनिफिट देने की ताकत है कि नहीं है और आपके कंट्रोल में है कि नहीं। लायबिलिटी की बात करो, तुम्हारी जिम्मेवारी है जिससे तुम बच नहीं सकते हो और तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, ये लायबिलिटीज है। बाकी की डेफिनेशंस बड़ी सिंपल सिंपल हैं। अगर मैं कहूं इनकम, तो इनकम क्या होती है? जिससे आपका एसेट बढ़े या जिससे आपकी लायबिलिटी घटे। इसका मतलब आपके पास ये फायदे का सौदा हो गया और इस वजह से आपकी इक्विटी बढ़ रही है। ध्यान देना, अगर शेयर होल्डर ने आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिया तो क्या वो इनकम मान ली जाएगी? तो शेयर होल्डर ने सिक्योरिटी प्रीमियम दिया तो क्या आपके एसेट बढ़ गए? हाँ। और इसकी वजह से आपकी इक्विटी बढ़ गई? हाँ। तो प्रॉब्लम हो गई, आप बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम इज इनकम, देयरफॉर साथ में डाल दिया गया अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स, कि उनके अलावा की बात कर रहे हैं। ऐसे ही खर्चों के लिए बोला गया जो आपके एसेट को घटा रहा हो या आपकी लायबिलिटी को बढ़ा रहा हो और जिससे आपकी इक्विटी कम करते हो, अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर। डिविडेंड पे करते हैं तो क्या आपके एसेट कम हो जाते हैं? हाँ। क्या उससे आपकी इक्विटी कम हो जाती है? हाँ। लेकिन वो आपके पास खर्चे में नहीं आएगा। इक्विटी क्या होती है? रेजिडुअल इंटरेस्ट, यानी जो बच गया आपके एसेट्स माइनस लायबिलिटी, उसे हम इक्विटी बोलते हैं। ये पांचों डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। किसी भी एसेट को रिकॉग्नाइज करना है अच्छा, इसके ऊपर भी आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो एक काम करते हैं, मैं इसकी रिकॉग्निशन कंडीशन पढ़ के फिर उसके बाद करता हूं इनको, ठीक है? तो रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट मतलब एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी, इनको कैसे कैसे रिकॉग्नाइज करते हो। तो इनकी उन्होंने ना कंडीशन देखो क्या बना दी। मुझे बताओ, जब आप पढ़ते थे रिकॉग्निशन कंडीशन तो वहां क्या बोलते थे? इट मस्ट बी प्रोबेबल, द बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड इट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। यहां ये नहीं है। यहां कौन सी है? इट इज रेलेवेंट, यानी वो हाथी मेरा जो एसेट है वो मेरे लिए रेलेवेंट होना चाहिए, मटेरियल वैल्यू होनी चाहिए। वो या तो मटेरियल वैल्यू हो या प्रिडिक्टिव वैल्यू हो या कंफर्मेटिव वैल्यू हो। तो मैं बोलूंगा अगर वो हाथी के बारे में बोले तो ना तो मटेरियलिटी उसके, ना तो उसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू है, ना कंफर्मेटिव वैल्यू है। हाथी मेरे लिए एक मटेरियल अमाउंट है, मान लेता हूं कि मटेरियल अमाउंट है, तो इसका मतलब इट इज रेलेवेंट और इट कैन बी फेथफुली रिप्रेजेंटेड। आप उसको ठीक से प्रेजेंट कर सकते हो। मतलब ये कि आप उसको बिना कोई एरर के, न्यूट्रल होकर के आप सब्सटेंस में बता सकते हो, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ध्यान दो, ये बड़ा ज्यादा विवादित मुद्दा हो गया। हम लोगों ने तो फ्लो देखना ही बंद कर दिया कि बेनिफिट हमको फ्लो होता है कि नहीं होता। अब कहा जा रहा है ये हमारा भविष्य की रिकॉग्निशन कंडीशन भी यही होंगी। यानी इमेजिन करें आपके आने वाले इंड ईयर्स 38, 16, 40, 41 जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके, और 2-4-5 सालों में जब ये रिवाइज होंगे तो उनकी रिकॉग्निशन कंडीशन व्हाट यू स्टडीड विल गेट चेंज्ड टू दीज टू कंडीशंस। बदल जाएगी दुनिया फिर से। हम देखते थे कि इसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए और इसको मेजर कर सकते हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही घटा दिया हम लोगों ने। इससे क्या इंस्टेंट फर्क पड़ेगा? ये एक कंट्रोवर्सी है, साथ में बता दी मैंने। क्या रिसर्च आजकल आप एसेट के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो? बिजनेस कॉम्बिनेशन में हां, अदरवाइज द आंसर इज नो। आप रिसर्च को अपने पास एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, डेवलपमेंट को रिकॉर्ड करते हो। क्या रिसर्च में अगर मैं नए कंडीशन लगाऊं तो क्या उसके अंदर पोटेंशियल टू प्रोड्यूस बेनिफिट्स है? द आंसर इज यस। और क्या वो रिसर्च आपके कंट्रोल में है? द आंसर इज यस। तो रिसर्च इज योर एसेट। नंबर 2, अगर आप उसको रेलेवेंट है, मतलब वो मटेरियल वैल्यू की है और आप उसे फेथफुली प्रेजेंट कर सकते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, फ्री फ्रॉम एरर, न्यूट्रल होकर के आप उसे बता सकते हैं कंप्लीटली, तो वो इंफॉर्मेशन आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, वो आपको दिखाना पड़ेगा आपका एसेट है।
क्योंकि रिकॉग्निशन कंडीशन भी पूरी हो गई और एसेट की डेफिनेशन पूरी हो गई। तो रिसर्च क्या बन जाएगी? एसेट। ये कंट्रोवर्सी है इंड एस 38 में। इसके ऊपर एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, शायद यही वाला क्वेश्चन है जिसमें इंस्टीट्यूट ने पूछा है कि बताओ साहब ये क्या कंट्रोवर्सी आ गई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का, और 38 का क्या मुद्दा आ गया। और ये खाली 38 के लिए नहीं आई, ये 16, 40, 41 के लिए भी आ गई है। हालांकि इसमें ज्यादा 38 का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा ऐसे एसेट्स हैं जिनको रिकॉग्निशन कंडीशन की वजह से आप रिकॉर्ड नहीं करते थे, क्योंकि आपको लगता था इसका बेनिफिट पता नहीं फ्लो होगा कि नहीं होगा, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते थे। टेंजिबल एसेट्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, खरीदते हो आपको मालूम होता है इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन इनटेंजिबल में दिक्कत ज्यादा थी, तो इसलिए 38 जो है लाइमलाइट में है। तो अगर ये स्टैंडर्ड मॉडिफाई कर दिया गया 38 इसके हिसाब से, तो ध्यान रहे रिसर्च भी एसेट में रिकॉर्ड हो जाएगी। क्या मैं ये कह सकता हूं? पहले मुझे आप बताओ, हमारे टाइम पर तो पहले मैच होते थे, 50 ओवर मैच होते थे, ठीक है, 50-50 ओवर्स के मैच होते थे, पूरा पूरा दिन चलते थे। उससे पहले कभी टेस्ट मैच भी होते थे, 5-5 दिन चलते रहते थे। आजकल T20 भी आ गए। आई डोंट नो आप कितने सहमत होंगे कि नहीं। क्या आपको मालूम है कि अब के मैचेस जो हैं वो ज्यादा बायस्ड हैं टुवर्ड्स बैट्समैन। ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं कि बैट्समैन शॉट मार सके, यानी कि गेम ज्यादा एक्सप्लोसिव हो सके, जिससे ज्यादा एंटरटेनिंग हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली लोग तभी देखने आएंगे, अन्यथा देखने क्यों आएंगे। वैसे ही हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ हो रहा है। We are moving towards the environment which is very capitalist. रिसर्च के एसेट को क्यों नहीं डालोगे एसेट में, इस कंडीशन से कि इसका बेनिफिट पता नहीं फ्लो होगा कि नहीं होगा। इन्वेस्टर कहता है मेरे लिए तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है कि रिसर्च हो रही है, आप इसे गायब कर देते हैं। इसकी वैल्यू है, प्रिडिक्टिव वैल्यू है, आप इसे कैसे हटा सकते हैं अपने पास? आप फेथफुली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेजर करो उसको अपने पास, देयर आर मेजरमेंट बेसिस, उसके हिसाब से मेजर करो और रिकॉर्ड करो एसेट के रूप में। द थिंग्स विल चेंज इन फ्यूचर। Okay, by that time you must be practicing chartered accountant or in some company as CFO, तो आपको तब ये चीजें शायद मेरी इतनी याद ना रहे, बट मैं बता रहा हूं the things are changing and the reason for change is this conceptual framework। तो मैंने इस कंट्रोवर्सी को यहां पर लिख दिया है कि आज की डेट में ये इंड एस जितने भी थे, इन सब में इनकी वजह से क्या कंट्रोवर्सी आ गई है। ठीक है, तो आप इसको मेरे साथ एक बार रीड कर ले। Recognition mentioned in these two need to be revised in future. Now, no need to check the probable that benefits will flow to entity. Significantly, it affects internally generated intangibles except goodwill, like research can be treated and recognized as asset if it has material and predictive value and can be calculated free from errors, neutrality and completely. Earlier, we checked probability that benefits will flow to entity, means high chance that benefit will flow. But now we just check the potential to produce benefits. पहले कहते थे रिसर्च से मुझे फायदा कितना होगा, बोलता है मुझे फायदा नहीं, रिसर्च से कितना फायदा होगा, दैट्स इट, ये देखते हैं। हेंस मोर चांसेस दैट एसेट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड। अब हमारे पास थोड़ा एसेट के प्रति हम बायस्ड हो रहे हैं कि हाँ उसको रिकॉर्ड करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये आपकी रिकॉग्निशन कंडीशन है, और प्रॉब्ली ये 9th क्वेश्चन है जो आपके पास इंस्टीट्यूट ने पूछा था। नहीं 9th नहीं है तो कोई और क्वेश्चन होगा ये, तो देखते हैं कहां पर उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि साहब इसमें कोई कंट्रोवर्सी है, बताओ क्या कंट्रोवर्सी है। ये देखो, ये एग्जाम में भी आया हुआ है लेकिन यहां मेंशन नहीं है मेरे पास, तो ये स्टडी का भी क्वेश्चन है और एग्जाम का भी क्वेश्चन है, रिसेंटली आया हुआ था ये भी। अब यहां पर उसकी डेट मेंशन नहीं है। Explain the criteria in the conceptual framework for recognition of asset and discuss there are any inconsistency with Ind AS 38। कहता है conceptual framework और 38 में क्या विवाद है उसके बारे में बताएं। तो देखो इसने क्या बताने शुरू कर दिया। इसने ये तो खैर बताया conceptual framework क्या चीज कहता है, और फिर उसने बताया 38 के अंदर आपके पास एसेट की डेफिनेशन ये है। तो उसने आपको पहले तो एसेट की डेफिनेशन बताई जो 38 में छपी हुई है, जहां पर लिखा हुआ है कि फ्यूचर बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू एंटिटी।
कहता है ये 38 में एसेट की डेफिनेशन है। और फिर 38 में रिकॉग्निशन कंडीशन भी दे रखी है कि बेनिफिट हमको फ्लो होंगे और उसको मेजर भी कर सकते हैं। कहता है ये पुराने जमाने की बात हो गई। वो कहता है इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग सब चेक करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने ये प्रोबेबिलिटी क्राइटेरिया हटा दिया है। अब वो कहता है साहब आपको सिर्फ देखना है पोटेंशियल है कि नहीं है, सिंपल वर्ड्स में अब ज्यादा स्पेसिफिक हो गया और अब आप अपने एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये आपके पास कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है और आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, यू आर चार्टेड अकाउंटेंट तो यू मस्ट गो थ्रू इट। ओके, अच्छा, डी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ध्यान दें, डी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बड़ी डिटेल में पढ़ा था हमने इंडियस 109 में, जहां फाइनेंशियल एसेट्स की डी रिकॉग्निशन हुई थी, सिक्योरिटाइजेशन और उसके टुकड़े करे थे हमने, और उसको बड़े डिटेल में प्रैक्टिकली हमने डिटेल में बताया था कि आप कैसे रियल लाइफ इंडस्ट्री में आप काम करते हैं। यहां पर डी रिकॉग्निशन इतना डिटेल में आपके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं है। वो कहता है अगर आपका एसेट पर कंट्रोल हट गया या लायबिलिटी पर आपकी ऑब्लिगेशन हट गई तो आप एसेट या लायबिलिटी को रिकॉर्ड डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर आपका पार्ट ऑफ द एसेट पे कंट्रोल हट गया या पार्ट ऑफ द लायबिलिटी आपकी ऑब्लिगेशन नहीं रही तो उतने रुपए की आप ऑब्लिगेशन को भी रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही काम की बात है, बस और कुछ नहीं। फिर आती है बात एक मेजरमेंट बेसिस की। मेजरमेंट बेस क्या होता है? मेजरमेंट में ना कितने की वैल्यू रिकॉर्ड करें जिससे वो हमारे एसेट्स जो हैं वो ठीक से रिलायबली और फेथफुली रिप्रेजेंट हो सके। वही दो कंडीशन जो ऊपर फंडामेंटल क्वालिटीज थी वही अभी तक चल रही हैं, वही रिकॉग्निशन की कंडीशन बन गई, वही मेजरमेंट की बन गई। तो मेजरमेंट भी आपको वो करनी है जिससे रेलेवेंट यानी मटेरियल वैल्यू मिले, प्रेडिक्टिव वैल्यू मिले, कंफर्मेटरी वैल्यू मिले, और उसी से ही आपके पास दूसरी बात कि वो हमारी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, विदाउट एरर्स होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए और सब्सटेंस ओवर फॉर्म होनी चाहिए। तो ये उसकी बात कर रहा है। हमारे स्टैंडर्ड कहता है इनमें से ये जो बेसिस लिखे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी जो कॉस्ट इनकर कर दी आपने या जितना पैसा आपने रिसीव किया किसी लायबिलिटी के लिए उसको रिकॉर्ड करना। एक होती है करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट मतलब कि आज उस एसेट को लेने जाओ या आज उस लायबिलिटी को अगर मान लो लेने जाओ तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर आज मैं क्रिएट करता हूं वो एसेट या आज मैं क्रिएट करता हूं वो लायबिलिटी तो कितनी वैल्यू उसके अंदर होगी। फेयर वैल्यू होती है आज हम उस एसेट को बेचने जाएं, पहले बोला लेने जाएं, अब बोल रहा हूं बेचने जाएं, या उस लायबिलिटी को आज पे करने जाएं, ट्रांसफर करने जाएं तो क्या वैल्यू होगी। पहले बोला लायबिलिटी अगर लेने जाएं तो कितना पैसा मिलेगा, अब बोल रहा हूं लायबिलिटी को ट्रांसफर करने जाएं तो कितना पैसा मिलेगा। ध्यान दें, ट्रांसफर का मतलब किसी को हम बेच रहे हैं तो कितना होगा। वैल्यू न्यूज का मतलब होता है कि हम एसेट को बेच नहीं रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं, अगर उसको अपने पास ही रखें तो कितने के कैश फ्लोज उससे आएंगे। और अगर फुलफिलमेंट बोले तो लायबिलिटीज को अगर ना बेचे ना खरीदे, अगर फुलफिल करे तो कितने कैश फ्लोज जाएंगे। दीज आर बेसिकली प्रेजेंट वैल्यूज, ये दोनों प्रेजेंट वैल्यूज हैं ऑफ द कैश फ्लोज, जबकि ये दोनों एक खरीदने का भाव है एक बेचने का भाव है। और ये आपके पास हिस्टोरिकल है यानी कि हिस्ट्री में आपने क्या किया था। आपका स्टैंडर्ड बोलता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कि आप मिक्स्ड मेजरमेंट सिस्टम लगाओगे। इसका मतलब आपको जो लगता है कि आपके लिए रिलायबल, रेलेवेंट और आपके लिए फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है उसी मेथड को आप लगाओगे। ये नहीं कर सकते कि आप बोलेंगे सारा का सारा हिस्टोरिकल लूंगा क्या सारा का सारा फेयर वैल्यू लेंगे। जो आपको ठीक लगता हो आप उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। आप एंटिटी की फेयर वैल्यू नहीं निकाल रहे, ध्यान देना, एंटिटी की फेयर वैल्यू नहीं निकाल रहे। किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? एसेट्स, लायबिलिटी, एलिमेंट्स की निकाल रहे हो। एंटिटी की निकालते तो एक ही चीज निकालते, फेयर वैल्यू, बट हम एंटिटी की वैल्यू नहीं निकालते, हम तो एलिमेंट की वैल्यू बताते हैं। देयरफॉर एलिमेंट की जो वैल्यू होती है वो कुछ भी हो सकती है, देयरफॉर इसे बोलते हैं मिक्स्ड मेजरमेंट बेसिस हो सकता है। ठीक है, तो आओ इसको भी रीड कर लें एक बार। तो ये बेसिस भी आप रेलेवेंट और फेथफुल देखते हैं। ये फेथफुल करने के लिए कहता है आप मिक्स्ड मेजरमेंट सिस्टम को यूज करते हैं क्योंकि वही उसकी करेक्ट वैल्यू बताता है। एक बेस सब पर फिट नहीं हो सकता है, इसलिए आपको फेथफुल करने के लिए अलग अलग लगाने चाहिए। और आप किसी एंटिटी की वैल्यू नहीं निकाल रहे हो जो आप उसको रिपोर्ट करना शुरू कर दो। और ये मैंने आपके साथ बेसिस बताया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसके साथ ही, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है।
Directors of Hind Limited are particular about the usefulness of financial statement. They have opined that although Indians implement a fair value model, Indians are failing to reflect the usefulness as they do not reflect the financial value of the entity. डायरेक्टर हैं पागल, कह रहे हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेकार है क्योंकि एंटिटी की वैल्यू नहीं पता चल रही। तो वो थोड़ा ना पता चलेगी, हमारे इंडियस कोई एंटिटी की वैल्यू नहीं बताते हैं, मिक्स्ड मेजरमेंट अप्रोच से एलिमेंट्स की वैल्यू बताते हैं। तो आप इसके बारे में सिर्फ यही बताएंगे कि इनके डायरेक्टर बेवकूफ हैं। डिस्कस द व्यूज ऑफ द डायरेक्टर्स, बस आगे तो वही बताना है। तो बताओ कि साहब डायरेक्टर जो यहां कह रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है, हम इंडियस में फेयर वैल्यू लेते हैं, जगह जगह लेते हैं, जो एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यूज होती हैं उसके लिए हम 113 में भी फेयर वैल्यू निकालते हैं, हम मिक्स्ड मेजरमेंट सिस्टम फॉलो करते हैं और हम वैल्यू ऑफ एंटिटी तो निकालते ही नहीं। अच्छा, ये 113 बीच में समझाना शुरू कर दिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल वैल्यू हम एंटिटी की कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसके लिए आप बता दें कि साहब आपके स्टैंडर्ड कहीं पर भी वैल्यू निकालने के लिए ही बोलते हैं कि इस कंपनी की वैल्यू क्या है। हमारे पास हम एलिमेंट्स की वैल्यू निकालते हैं, तो आप अपने पास ये बताएंगे। तो अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना है आपने, ठीक है। ये था आपका मेजरमेंट बेसिस। एक हमारे पास आ गया प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स, कि आपने जो एलिमेंट्स लिखे हैं उनको आप कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो हमारे स्टैंडर्ड ने, इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने पूरी आपको आजादी दे रखी है। कहता है आप अपनी क्लासिफिकेशन, करंट, नॉन करंट, एग्रीगेशन किसके साथ जोड़ें, किसके साथ ना जोड़ें, प्रेजेंट कहां पर करें, एलिमेंट्स को ऐसा करें जिससे वो क्या बन जाए, रेलेवेंट और फेथफुल। इसका मतलब हर चीज का जवाब, मेजरमेंट करनी है तो किससे करें, रेलेवेंट एंड फेथफुल। रिकॉग्निशन करनी है तो कैसे करें, रेलेवेंट एंड फेथफुल। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में फंडामेंटल कौन से हैं, रेलेवेंट एंड फेथफुल। बात खत्म। हर जगह अब ये वर्ड प्रधान हो गए, इसी से आगे आगे फ्यूचर चल रहा है, ठीक है। और हम इसके अंदर क्लियरली बताएंगे ये पीएलएंड है, ओसीआई है, या आइटम सोकी की है, कहां पर जाएगी। और एक चीज और, अपनी मर्जी से आप ओसीआई में कुछ नहीं डाल सकते। ओसीआई में क्या जाना है और क्या नहीं जाना है, इसका पूरा अथॉरिटी आईसीआई के पास है और आईसीआई ही बताएगी। आप ऑफसेटिंग जनरली नहीं कर सकते, इसका मतलब आप ऑफसेटिंग भी प्रेजेंटेशन में नहीं कर सकते हैं। यह भी आपका एक इसके लिए रूल है। तो ये आपके प्रेजेंटेशन के पॉइंट थे। अब आ गए बीच में एक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। ये मैंने कहा हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी के लिए अंदर काम होता है। इंडिया में चूंकि वो नहीं है, तो इंडिया में हम यही वाला मॉडल लगाते हैं। इस मॉडल में क्या होता है, अगर क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल में डिफरेंस देखें तो बेसिकली किस चीज का डिफरेंस होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स का होगा। यानी क्लोजिंग कैपिटल ले लो और ओपनिंग कैपिटल ले लो, डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, रिटेन्ड अर्निंग होगा। हमेशा आप ऐसे ही करते आए हैं कि रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली दोनों कैपिटल्स का चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज में देखते हो तो आपको अपने पास क्लोजिंग कैपिटल में माइनस जब करते हो ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल इंडेक्स्ड होती है। ध्यान दें, सीपीपी पर बेस्ड, सीपीपी मतलब करंट परचेजिंग पावर पर बेस्ड। तो आप अपनी ओपनिंग कैपिटल, आपने मान लो 1 लाख ओपनिंग में लगाए थे और इंडेक्स हो गया 120%, तो आप ओपनिंग कैपिटल का पहले 120% करेंगे तो आपके पास इंडेक्स्ड कैपिटल मिलेगी, और क्लोजिंग कैपिटल है मान लो 130, तो रियल में प्रॉफिट कितना कमाया। अगर 130 ये है, ये 1 लाख था और 120% का इंडेक्स हो गया तो 120 हो गया, तो आपके रिटेन्ड अर्निंग अंडर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी 10,000 होंगे। और हिस्टोरिकली अगर निकालोगे तो 130 माइनस जो बिगिनिंग के नेट एसेट्स यानी ओपनिंग कैपिटल है, वो कितना अमाउंट था, 1 लाख, तो इसमें आपके रिटेन्ड अर्निंग कितने निकलेंगे, 30,000, या निकलाएंगे 10,000। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल अंडर करंट परचेजिंग पावर, सीपीपी अप्रोच। ओके, एक फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस भी होती है, दोनों इंडेक्स्ड हैं। ये भी इंडेक्स्ड कैपिटल है, ये भी इंडेक्स्ड कैपिटल है। ये जनरल प्राइस इंडेक्स था, लेकिन ये स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स है। आप जिस चीज में डील कर रहे हैं उसके, आप मान लीजिए ऑयल में डील कर रहे हैं, तो कह रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, आटा दाल चावल चीनी का भी आ गया, वो छोड़ो, आप ऑयल में डील कर रहे हो तो ऑयल का इंडेक्स देखना पड़ेगा आपको। तो ये फिजिकल कैपिटल हो गए, फिजिकल मतलब रियल। तो माना जाता है इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज में कि इस तरह से प्रॉफिट को प्रेजेंट एडिशनली किया जाता है। ध्यान दें, हम इंडिया में ऐसे प्रेजेंट नहीं करते और ऐसे भी प्रेजेंट नहीं करते, हम केवल ऐसे प्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर भी आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, तो मैं आपके साथ ये वाला क्वेश्चन भी करूंगा। और इसके अलावा
क्वेश्चन 2 भी मैंने नहीं देखा ना, क्वेश्चन 2 भी देखता हूं अपने पास में, और देखते हैं उसके बाद और कौन कौन से क्वेश्चन बच गए। क्वेश्चन 3 देखो। Mr. Unique commenced business on 1/4/17 with 20,000 represented by 5,000 units of the product at the rate of 4 per unit। तो आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई? 20,000। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड 5,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट। तो उसने अपने पास जो यूनिट्स खरीदे थे, उसने 5,000 यूनिट खरीदे थे, वो सारे के सारे उसने बेच दिए, 25,000 रुपए में बेच दिए और 4,000 विड्रॉ कर लिया। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई? क्लोजिंग कैपिटल हो गई 21,000। प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट इज 4 रुपीज 60 पैसा। आपने खरीदा कितने का था प्रोडक्ट प्राइस? 4 रुपए का, बाद में बेचा 5 का था, लेकिन जो परचेज प्राइस था आपका वो 4 का था। अब आज की डेट में वो प्राइस कितना हो गया? 4 पे 60 पैसे। तो क्या ये मेरा स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स हो गया? फिजिकल कैपिटल इससे निकलेगी। और एवरेज प्राइस इंडेक्स कितना है? ये 100 था, ये 120 हो गया, यानी 120% हो गया। ये आपका सीपीपी इंडेक्स हो गया। फाइंड आउट द फाइनेंशियल कैपिटल एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो वो तो सिंपल है, क्लोजिंग कैपिटल लिखो और ओपनिंग कैपिटल लिखो इज इक्वल टू योर रिटेन्ड प्रॉफिट। ये तो सिंपल हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना। फाइनेंशियल कैपिटल एट सीपीपी। तो अगर आप सीपीपी पर निकाल रहे हैं तो माइनस कर दो इंडेक्स्ड कैपिटल। सीपीपी मतलब जनरल प्राइस इंडेक्स। तो जनरल प्राइस इंडेक्स कितना है? 120%। तो आपने रियलिटी में कमाया नहीं, आपने 3,000 गंवाया है। ये कौन सी कैपिटल है? फाइनेंशियल कैपिटल एट सीपीपी, इसके हिसाब से निकाली है। तो अगर हम देखेंगे तो हमने 3,000 पे इस मेथड में गंवाए हैं, फाइनेंशियल कैपिटल अंडर सीपीपी कॉन्सेप्ट। और फिर आता है आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। तो वो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे फिजिकल के अंदर कि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल 21,000 है, ओपनिंग कैपिटल 20,000 है, और इसका इंडेक्स कितना हो गया? 4 पे 60 पैसे, जो पहले कितने का था? 4 रुपए। तो आपके पास इसके अंदर कितनी वैल्यू निकल आएगी? 20,000। दिस इज इक्वल टू 23,000। तो इसका मतलब आपका 2,000 रुपए का क्या आ गया इसमें? लॉस। तो हमारे पास ये 2,000 रुपए का अंडर फाइनेंशियल फिजिकल कैपिटल आपके पास लॉस आ गया। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैंने कहा आपके पास ये थर्ड क्वेश्चन था। एक सेकंड क्वेश्चन और देख लें, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन तो देख लिया था हमने। सेकंड क्वेश्चन के बाद और कौन सा क्वेश्चन था? 9th क्वेश्चन। कह रहा है रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन मई 2024 एग्जाम 4 नंबर। आप देख रहे हैं हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है इसका, 4 नंबर 6 नंबर का हर बार आ रहा है। एक्सप्लेन द क्राइटेरिया इन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। और आप उसमें रिकॉग्निशन ये बताएंगे, रिकॉग्निशन की 2 कंडीशन क्या है, और डी रिकॉग्निशन आप ये बताएंगे कि जब आपके पास उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, जब आपकी एंटिटी पर कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो आपको ये बताना है। तो जो हमने डिस्कस किया उतने से आपका काम सफिशिएंट है, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपको। क्वेश्चन 1 और 4 रह गए हमारे पास। क्वेश्चन 1 एंड 4 नहीं, 1 भी तो डिस्कस कर लिया ना, 1 तो वही था जो कंट्रोवर्शियल था। तो 4th क्वेश्चन एक रह गया हमारे पास। डिफेंस इनोवेटर, ये क्वेश्चन कहां से है? आरटीपी से है। डिफेंस इनोवेटर्स इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड इज एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉरशिप एंड सबमरीन्स। वही डिफेंस वाली कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन करती है, कोई पानी वाले वॉरशिप्स को बनाती है। XYZ कंपनी अप्रोच्ड डिफेंस इनोवेटर्स लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्पेशली डिजाइंड शिप फॉर इट। अच्छा, तो एक कंपनी हो गई डी लिमिटेड, एक कंपनी हो गई एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड इसके पास आई और उसने कहा मेरे लिए आप क्या बना दो? एक वॉरशिप बना दो, विच विल बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स।
The offer was accepted by the defense innovators and both the companies entered into an agreement for the construction and delivery of 3 specifically designed ships on a fixed price basis with a variable component in respect of certain item. यानी पैसे फिक्स मिलेंगे लेकिन कुछ variable component भी है. Base and depot spares for all the 3 ships shall be procured by defense innovators and will be paid on the cost of the item with certain percentage. कोई स्पेयर्स की बात कर रहा है कि इन 3 शिप्स के लिए जो डिफेंस वाला कोई प्रोक्योर करेगा उन्हें कॉस्ट प्लस के ऊपर पेमेंट की जाएगी. द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स दैट सर्टेन इक्विपमेंट आउट ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट आइटम्स, यानी इसी में से ही, will be supplied by XYZ Limited at free of cost for installation of the on board of ship. यानी कि ये कंपनी ही कुछ मटेरियल देगी कि भाई साहब ये मटेरियल, जैसे मान लो तुम्हारी सरल भाषा में फ्रिज, कह रहा जी मैं आपको जहाज में लगने वाला फ्रिज दूंगा, आप मेरा वाला फ्रिज लगाना. It is therefore to be noted, some equipment are procured by defense innovators in the presence of XYZ company. यानी डिफेंस वाले कुछ तो सामान XYZ के सामने खरीदते हैं for the technical scrutiny as well as negotiating the prices. The vendor of these equipments are paid by the Defense Innovators Limited. यही उसको पेमेंट कर देता है और cost of the equipment along with the installation and profits are claimed and reimbursed by the company. और XYZ बाद में उसको उसके पैसे दे देती है. इसका मतलब ये कि डिफेंस वाला कुछ इक्विपमेंट्स बाहर से खरीदता है, XYZ उसके पैसे इसको दे देता है. जो प्रॉफिट कॉस्ट प्लस लिखा था ना उसने, कॉस्ट प्लस, वो कॉस्ट प्लस पर उसको पे कर देता है. There are other equipment on which the orders are directly placed and are also paid by the XYZ company. XYZ कुछ गुड्स को खुद ही पे कर रही है. These equipments are known as buyer furnished equipment. वो फ्रिज वाला एग्जांपल आ गया ना कि जो फ्रिज है वो उसी ने सप्लाई कर दिया. And are delivered by to the company free of cost for installing in the ship. वो दे दिया जाता है कि इस फ्रिज को इस जहाज में लगा दो. The labor costs are already included in the price component of contract. BFE are returned to buyer after the completion. जब ये शिप उसे वापस मिलेगा तो ये फ्रिज उसको वापस मिल जाएगा. अब कहना क्या चाहते हो? The period required for construction is approximately 4 years. Whether the cost of buyer furnished equipment, फ्रिज की बात चल रही है, supplied by XYZ company, जो फ्रिज किसने सप्लाई किया था? XYZ ने, to Defense Innovators Limited for installing in the ship can be considered as inventory by defense. मुद्दे की बात आ गई कि मान लो एक कंपनी XYZ फ्रिज दे रही है अपने शिप में लगाने के लिए, रेफ्रिजरेटर दे रही है कि भाई मेरे से रेफ्रिजरेटर ले लो और अपने जहाज में लगा दो और फिर जहाज वापिस उसी के पास आएगा. डिफेंस वाला उसको ना तो खरीद रहा है ना उसको अपने पास और कुछ कर रहा है, एज इट इज उसे वापस कर देगा. वो हमें बोल रहा है देन ऑन डिलीवरी ऑफ द शिप बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू. कह रहा है क्या डिफेंस वाले को जब वो फ्रिज को अपने पास लेता है तो क्या उसे अपना स्टॉक बोल देना चाहिए कि मेरा ये स्टॉक है, और बाद में सेल बोल देनी चाहिए कि ये मैंने उसको शिप को सेल कर दिया? वही सीधी बात है. फिर से अब यहां पर आ गया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. तो आप मुझे सोचकर बताओ, वो जो शिप है वो डिफेंस वालों के कंट्रोल में है. यहां फ्रिज आ गया जो किसने दिया है? जो XY ने हमको दिया, कहा जी ये फ्रिज यहां लगा दो. मुझे फटाफट से बताओ क्या वो फ्रिज डिफेंस वालों के कंट्रोल में आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है. जब हम शिप की डिलीवरी करेंगे तभी है. तो इसका मतलब एसेट होने की पहली कंडीशन में मैंने एक कंडीशन कौन सी बात कर ली? मैंने कहा साहब ये हमारे कंट्रोल में आ चुका है. बस अब एक और कंडीशन पूरी हो जाए तो ये एसेट है. अगर एसेट है तो रिकॉग्नाइज करवाऊंगा मैं. क्या डिफेंस के लिए जो भी कंपनी थी डिफेंस इनोवेटर्स, इसके लिए क्या ये इकोनॉमिक रिसोर्स है? द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स इज पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स. वो जो फ्रिज मेरे पास आया, क्या उसके पास पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट है? द आंसर इज नो. जैसे आया वैसे ही चला जाएगा.
because the refrigerator will fail the condition of assets, can that be recognized as asset by defense innovators? The answer is no. क्वेश्चन क्या है, वो पूछ रहा है क्या ये हमारे लिए इन्वेंट्री मानी जानी चाहिए? भाई एसेट ही नहीं तो इन्वेंट्री कहां से आएगी? अगर एसेट बन जाता तो फिर मैं अप्रोप्रिएटली क्लासिफाई करता, तब भी इन्वेंट्री नहीं बोलता। फिर मैं अपने पास हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बोलता है कि साहब इसको कहां रिकॉर्ड करना चाहिए, उसके लिए वो हम प्रॉपर एग्रीगेशन करते, क्लासिफिकेशन करते कि क्या माना जाना चाहिए, तो हम अकॉर्डिंगली देखते। लेकिन हमारा तो ये एसेट ही नहीं बना। जब एसेट ही नहीं बना तो मेरे पास ये इंक्लूड ही नहीं हो सकता एसेट के ऊपर, और ऑफ कोर्स जो मेरा एसेट ही नहीं है वो रेवेन्यू में भी नहीं आ सकता। ओके तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है कि किस तरह के सवाल आपसे पूछ सकता है। जस्ट गो थ्रू दिस। तो अब आंसर उन्होंने भी वही दे रखा है कि कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इन्वेंट्रीज, वो नहीं है, और ना ही वो सेल्स में माना जा सकता है। तो ये है। ये हम ऑलरेडी 5वां क्वेश्चन देख चुके हैं, 6ठा क्वेश्चन देख चुके हैं, 7वां क्वेश्चन देख चुके हैं। सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिया, 8वां भी देख लिया, 9वां भी देख लिया, 10वां भी देख लिया। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने इंड AS 105 के अंदर भी एक क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का, जिसके अंदर वो ये था कि हम उसको अपने पास हेल्ड फॉर सेल दिखाएं कि ना दिखाएं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के कंटेक्स्ट में बताएं। तो वहां पर भी आपका आंसर क्या था कि भाई अगर मान लीजिए आप किसी भी एसेट को अपने पास दिखाना चाहते हैं हेल्ड फॉर सेल, तो वो दिखाना लॉजिकल है, आप गलत नहीं दिखा सकते, क्योंकि दैट अफेक्ट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। भाई कैश फ्लोस की अनसर्टेनिटी, टाइमिंग रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो एसेट हेल्ड फॉर सेल में आपके कैश फ्लो बदल सकते हैं। देयरफॉर द एंटिटी मस्ट फॉलो द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ओके एक और इंड AS 109 में भी हमने आपके साथ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का सवाल किया था। वहां पर तो ये था कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बताओ, तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की वहां एक लाइन लिख दी थी हमने कि साहब जो एसेट हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है वो रिकॉग्निशन, उसका डी रिकॉग्निशन जो हो जाएगा, डी रिकॉग्निशन पे क्वेश्चन था वो, तो आप उसे बता देंगे उसका डी रिकॉग्निशन हो जाएगा। रदर वहां पर हमने बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था। तो आई होप आप इस छोटी सी डिस्कशन में लगभग मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा लगा होगा मुझको, जितना भी लगा, तो आप इसके अंदर इस अपने एग्जाम के लिए जब जाएंगे तो इसको सुनकर जाएंगे, तो आपको ये थ्योरी अब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, और आपने जो हमने आपको लेटेस्ट क्लासेस दी हैं बिल्कुल उसके अंदर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका एग्जाम उससे बाहर चला आए। ठीक है, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से कंटिन्यू करना। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।